हेलो दोस्तों। पिछले कुछ सालों से हमें ये तीन लॉ के बारे में और एक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने में और चर्चा का विषय बना हुआ है अपने आप में, यूएपीए, एनएसए, सेडिशन। तो ये तीनों लॉ हैं क्या और क्यों इस तरह के इस पे इतना मतलब हल्ला और बवाल मचा हुआ है, आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूँ कि यूएपीए, एनएसए और सेडिशन लॉ बेसिकली काम कैसे करते हैं, क्या है। जो इन तीनों का जो बनाने वाले थे वो तीनों डिफरेंट थे, इनकी डेफिनेशन तीनों डिफरेंट है, और बट जो इनकी कार्यप्रणाली है या जो वर्किंग स्टाइल बोलूंगा इसके या इसका एक्ट का पर्पस है वो तीनों का सेम है। और इसी वजह से बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर्स हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए, इस इन तीनों लॉ को अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया मानते हैं। तो आइए अब इस पे मैं अपनी आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं कि ये तीनों लॉ क्यों हैं, क्या है। और आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे नए और सबसे खतरनाक लॉ के बारे में, जो कि कहा जाता है यूएपीए। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि बनाया था 1967 में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बनाने वाले अलग थे, इसकी डेफिनेशंस अलग हैं, बट इनकी कार्यप्रणाली ऑलमोस्ट एक है। तो ये जी हाँ, ये वही पर्पस के लिए बनाया गया था, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑफ आवर इंडिया। बट क्या हुआ कि इसका अमेंडमेंट 1967 से धीरे धीरे ऑलमोस्ट होता रहा। बट ये चर्चा का विषय जब बना 2019 में, जब मोदी गवर्नमेंट ने इस पे एक अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को पावर है किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की विदाउट एनी ट्रायल, और उसको बुक कर सकती है वो अंडर यूएपीए। तो ये एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्रिएट किया गया 2019 में, जब से ही ये यूएपीए इतना चर्चा में आया। इससे पहले हमने आज तक शायद ही कभी यूएपीए, एनएसए और सेडिशन लॉ के बारे में सुना था। दोस्तों आइए अब मैं आपको दूसरे लॉ के बारे में बताता हूं, जो कि है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस लिए, इसका दूसरा नाम रासुका है, जो आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलता होगा। रासुका लगा दी, हम इस पे रासुका लग गई है, उस पर रासुका लग गई। तो ये लॉ जो है, लॉ बना था 200 साल पहले। एक्चुअली 1880 में ये 200 साल पहले बनाया गया था रासुका, एनएसए, जो कि अब गवर्नमेंट ने इसमें भी अमेंडमेंट किया। जो कि इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, जैसा मैं बता रहा था, ये ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है इन तीनों की। देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि यूएपीए में क्या था और एनएसए में क्या था, फिर सेडिशन में क्या होगा। तो एनएसए के अंदर भी वही है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बंदे को इस एनएसए के अंदर डिटेन करा जा सकता है, अगर वो उनको फील होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। समझ रहे हैं मेरी बात। यूएपीए में भी यही था, एनएसए में भी ऑलमोस्ट वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। सारा प्रोसीजर, सारा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सेम है। डिटेन कर लिया उसको, अब कोई भी ट्रायल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा तीसरे और आखिरी लॉ के बारे में, सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ जो बना था वो बेसिकली 1870 में ब्रिटिशर्स ने भी बनाया था। और ये यूएपीए, एनएसए ऑलमोस्ट ब्रिटिश के ही जमाने के हैं, और जो खींचे चले आ रहे हैं अभी तक अमेंडमेंट होते होते। तो ये उनमें से एक ये आखिरी लॉ है, जो कि बनाया गया था कि अगर इसमें गवर्नमेंट को लगता है, और गवर्नमेंट को लगता है कि ये बंदा हमारी गवर्नमेंट के कार्यप्रणाली से या वर्किंग स्टाइल से डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है और स्पीक आउट करता है लाइक पब्लिकली, तो उसको सेडिशन लॉ के अंडर बुक कर लिया जाएगा। तो ये वही तीनों मैं आपको बता रहा था, यूएपीए हुआ या एनएसए हुआ या सेडिशन लॉ हुआ, ये ऑलमोस्ट तीनों जो लॉज हैं वो ऑलमोस्ट इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे। बट इसमें चीजें क्या हुई और क्यों इतना दिक्कत हुई, आइए मैं आपको इन लॉज को क्रिटिसिज्म का क्यों झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन भी बहुत वैलिड है देखा जाए तो। जैसा कि हमने देखा पिछले 2019 से और अब तक, यूएपीए, एनएसए और सेडिशन लॉ उन लोगों पे लगाए गए जो कि अब मैक्सिमम लोगों को बेल मिल चुकी है, जो बरी हो चुके हैं हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स के द्वारा। तो ये वही जो कहने वाली बात आ गई कि ये जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा, पर्टिकुलर पार्टी हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो भी अगेंस्ट गवर्नमेंट जाएगा, उसको या तो यूएपीए झेलना पड़ेगा या एनएसए या सेडिशन लॉ। तो ये एक तरह से अपने आप में देखा जाए तो हिटलर शाही इस गवर्नमेंट ने अपना रखी है, जो कि गलत है, जो बिल्कुल सही कहा गया है। अगेंस्ट डेमोक्रेसी है ये। किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये रीजन भी यही है कि इसीलिए इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। अब मैं बात कर आपको कुछ 3 या 4 ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिसके पीछे आप लोगों को खुद को भी लगेगा कि हाँ वाकई में गवर्नमेंट जो इम्पोज कर रही है वो गलत कर रही है। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने जो लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में उमर खालिद और जामिया के कुछ स्टूडेंट्स को बुक कर लिया, नॉर्थ ईस्ट की जो वायलेशन हुई थी उसकी वजह से। बट एक चीज देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट ने यूएपीए के अंडर में किसी भी टेररिस्ट को अभी तक बुक नहीं किया है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं, देविंदर सिंह, जो कि पुलवामा के अपने आप में मेन अक्यूज थे, जिनको अभी बेल मिल गई कुछ दिन पहले। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट के ऊपर राइज होता है कि भाई उनको क्यों नहीं यूएपीए के अंडर में बुक करा गया।
और एक चीज सबसे बड़ी देखने को मिली अभी कुछ दिन पहले ही, अभी जो डेटा आया कि 1/3 ऑफ केसेस जो हैं वो या तो बरी कर दिए गए हैं या उनको 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 डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा देखने को, ये भी एक तरह से अपने गवर्नमेंट के लिए लेसन है कि क्या वो वाकई में सही तरीके से इम्पोज कर रही है इन लॉज को सिटीजन्स पे अपने, और जो गवर्नमेंट के अंगेज या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं क्या उनकी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, या है तो ये ऐसे क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं ये लॉज को देखा जाए तो, जो ये इतने जो बेसिकली इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे। अब मैं बात करता हूँ एनएसए की। एनएसए जो देखा जाए तो न्यूज में जब आया, जब सीए एनआरसी के टाइम पे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो डॉक्टर कफील खान ने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको एनएसए के अंदर बुक कर लिया, और उसके साथ साथ उनको 9 महीने की जेल भी अभी तक झेलनी पड़ी। और लेटर ऑन फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि भाई इसकी तहकीकात दोबारा से करी जाए, और एनएसए इसको गलत तरीके से इम्पोज किया हुआ है इनके ऊपर, तो उसको रिमूव करके उनको बेल दे दी गई। एक और ऐसा केस था उसी के इमीडिएटली हुआ, जो कि बाद में अपोलॉजी मांगने के बजाय भीम आर्मी चीफ को जेल की यात्रा करनी पड़ी 130 दिन की, वो भी अंडर दिस लॉ। तो ये जो केसेस हैं ये अपने आप में क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्या वाकई में बीजेपी गवर्नमेंट हुई या अदर स्टेट गवर्नमेंट हुई, क्या वो अपने अपोजिशन को खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा। अब एक आपको मणिपुर का एक किस्सा बताता हूँ जो कि बहुत लेटेस्ट किस्सा है, जो कि देखने को मिला हमें। ये 2 केसेस, ये बेसिकली एक केस था और 2 व्यक्ति को एनएसए के अंडर में बुक करा गया। ये एक तो थे हमारे किशोर चंद्र वागखेम, दूसरे थे लीचोबाम। एक इसमें जर्नलिस्ट हैं और एक इसमें बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। इन लोगों को बुक क्यों करा गया, ये आप लोगों को सोच के बड़ी हैरानी होगी कि एनएसए के अंदर में बुक करने का इतना एक्चुअली माइन्यूट रीजन था। और देखा जाए तो मैं क्वेश्चन करूंगा मणिपुर गवर्नमेंट के ऊपर वाकई में कि एनएसए लगाने का क्या सीन था, क्या प्रोसीजर रखा उन्होंने, क्या मापदंड है जो कि उनके ऊपर एनएसए लगाया है। क्यों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लीडर, मणिपुर में बीजेपी की लीडर त्रिकेंचन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी कोविड की वजह से, इसी की पोस्ट सिर्फ उन लोगों ने फेसबुक पे डाली थी, इसी के अंगेज में उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और एनएसए के अंडर बुक कर लिया। तो क्या ये सही तरीके की बात है। और देखने को फिर भी मिला, कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि अरुंधति रॉय हुई, असीम त्रिवेदी हुए, वो भी इन्हीं लॉज के अंडर में बुक्ड हो चुके हैं इससे पहले। तो ऐसा नहीं है कि ये एक या 2 किस्से हैं। अब मैं बात करूं सेडिशन लॉ के अंडर में, तो अरुंधति रॉय, जैसे मैं बता रहा था, अरुंधति रॉय हुई, असीम त्रिवेदी हुए, ये लोग भी इन पर्टिकुलर लॉज और एक्ट का शिकार हो चुके हैं। और ड्यूरिंग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम में इन लोगों को भी बुक किया गया था। और सेडिशन लॉ ऐसा नहीं है कि इन्हीं कुछ ही लोगों पे ही इम्पोज करा गया है। ऐसे 10,000 फार्मर्स हैं झारखंड के जो कि पिछले 2 साल में उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया हुआ है। क्या फार्मर्स के ऊपर सेडिशन लॉ लगाना क्या वाकई में एक समझदारी वाला डिसीजन है गवर्नमेंट्स का। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, और भी अदर सरकार हैं, और भी अदर स्टेट्स में अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं, बट इन लॉज का इतना मिसयूज क्यों हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी चीज, क्या ये सही है कि 2016 में जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया, जिसमें कि 332 बंदे थे जिनके ऊपर लगाया गया, और सिर्फ 7 जो लोग थे वो ही गिल्टी फाउंड हुए। तो क्या ये सही तरीका है, सही प्रोसीजर है गवर्नमेंट का या पुलिस का? क्या वाकई में वो सही तरीके से इसको इम्पोज कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं? किसी को कुछ नहीं जानकारी है। इन्हीं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो कि वाकई में अपने आप में एक चौंकाने वाले डाटा है जो मिला मुझे अभी कुछ दिन पहले, कि यूएपीए के जो केसेस हैं वो 2015 से 2019 में अरेस्ट केसेस बात कर रहा हूँ, अरेस्ट जिसमें अंडर में अरेस्ट हुए वो 72% राइज हो चुके हैं। ये डेटा जो शो करता है वो ये करता है 2.2% केसेस ही अंडर एक्ट कोर्ट में कन्विक्शन वाकई में वो लोग प्रूव कर पाए हैं, 72 में से 2.2%। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू डेटा 2019, तो मणिपुर में 306 लोग बुक किया गया है इन्हीं तीनों लॉ के अंदर। 270 तमिलनाडु का डेटा है, जम्मू एंड कश्मीर 255 लोग हैं, झारखंड 105, असम 87, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर के जो आपको मिलेंगे यूएपीए के अंडर में वो मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है यूएपीए लगाने के अंदर, जो है अप्रॉक्स 500 लोग, 498।
तो ये जो सिनेरियो है इस टाइम गवर्नमेंट का समझ से परे है मेरे। मैं समझना चाह रहा हूँ इस चीज को। अभी मैं मणिपुर की बात कर रहा था, उसमें 386 लोगों को यूएपीए के अंडर में बुक करा गया है। जम्मू कश्मीर में 227, झारखंड में 202 और तमिलनाडु में 301। तो ये गवर्नमेंट्स को मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोलेगा कोई भी बंदा इस देश में, तो वो इन तीनों एक्ट का शिकार हो जाएगा। इस हिसाब से ये लगता है देखने में। अलग अलग अगर स्टेट्स की बात करूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सब बातों को देखते हुए एक कंक्लूजन यही निकला मेरा कि ये लॉज वाकई में जरूरी है, बट अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी ओनली, टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। उन लोगों के ऊपर लगाने वाकई में जरूरी है जिससे कि एक हम अपने देश को बचा सकें, अपने देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। पर वाकई में ये जो लॉज हैं क्या उन लोगों के लिए इम्पोज हुए अभी तक? क्यों हम अपने सोशल एक्टिविस्ट को हुए और क्यों हम उन लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं इन लॉ को कि जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को? तो ये गवर्नमेंट के लिए सोचने योग्य बात है। इस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए वाकई में क्या गवर्नमेंट वाकई में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रही है हमारे देशवासियों को। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके डू लाइक, शेयर और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।